सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। बेटा, आज मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करूँगा। ठीक है जी। तो आपको ऑलरेडी पता है, तो अगर तो आप गुड मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो जो मैंने जितनी भी वीडियोस की सीरीज़ बनाई है वो सारे आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखो। एंड अगर आप सारी देखते हो तो आपका जो केमिस्ट्री पोर्शन है 10th का वो आपका काफ़ी बेटर हो जाएगा। एंड इवन वहाँ से आपका कोई भी मार्क्स कटने के चांसेस नहीं बचेंगे। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट अवर नेक्स्ट क्लास। चैप्टर नंबर 3, दैट इज़ पार्ट 3, दैट इज़ फाइनल पार्ट। ठीक है बेटा। इसमें हमने एक्सट्रैक्शन करनी है मेन। ठीक है। सीधा हम टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो क्या है बेटा, अक्रेंस ऑफ मेटल्स। अक्रेंस का मतलब क्या होता है, मेटल हमारे पास कैसे कैसे हमें मिलते हैं नेचर से। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज आपको ऑलरेडी मैंने सिखाई हुई है कि कैसे लर्न करनी है। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारे पास ऊपर वाले एलिमेंट्स है वो सारे क्या हैं, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स है। ठीक है जी। और जितने भी हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स है वो किसी ना किसी से रिएक्ट कर लेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव है तो इसलिए वो हमेशा कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं। ठीक है। और जो हमारे पास मिडल में है वो हमारे पास क्या है, मॉडरेटली रिएक्टिव है। और वो हमारे पास जो अर्थ क्रस्ट है उनकी फॉर्म में मिलते हैं हमारे पास इन दी फॉर्म ऑफ ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट्स। ठीक है। और जो सबसे नीचे होते हैं वो हमारे पास लीस्ट रिएक्टिव है, इसलिए वो हमेशा ही फ्री स्टेट में आते हैं। कभी कभी 1 मार्क में इसमें क्वेश्चन पूछ लेता है कि एग्जाम्पल बताओ कोई भी एक एलिमेंट की जो मॉडरेट है या रिएक्टिव है या लीस्ट रिएक्टिव है या कोई कंबाइंड फॉर्म में रहता है या फ्री स्टेट में रहता है। ये जनरल क्वेश्चन है। ठीक है। अब उसके बाद क्या लिखा है बेटा, कॉपर, सिल्वर एंड मर्करी आर फाउंड बोथ इन फ्री स्टेट एज वेल एज इन कंबाइंड स्टेट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मिनरल्स। मिनरल्स क्या है, मिनरल्स बेटा हमारे जो भी मेटल्स हैं और उनके जितने भी कंपाउंड्स हैं हमें नेचर में, अर्थ क्रस्ट में किस फॉर्म में मिलते हैं, जैसे भी फॉर्म में हम अर्थ से डिग आउट करते हैं उनको, उसके हम मिनरल्स बोलते हैं। ठीक है। अब सभी मिनरल से मेटल तो बन नहीं सकता। ठीक है जी। मतलब बन सकता है बट किसी से कम बनेगा, किसी से ज़्यादा बनेगा। जिन मिनरल से मेटल बढ़िया क्वांटिटी में हमारे पास एक्सट्रैक्ट कर निकाल सकते हैं हम, उसे हम बोलते हैं ओर। ठीक है। मैं एग्जाम्पल, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल मानते हैं कि ए कोई आपका क्या है, ओर है, तो उससे कोई मेटल मिला है उसमें से 10%। और बी क्या है, और उससे जो मेटल मिला है वो हमारे पास मिला है 50%। दोनों में से अगर मैं बात करूँ तो मिनरल दोनों है। ठीक है जी। मिनरल दोनों है, ए मिनरल में 10% मेटल है, बी में 50% है। बट और हमारा क्या होगा, जिसमें हमारे पास मेटल की क्वांटिटी ज़्यादा मिलेगी। ठीक है जी। प्रीवियसली या कन्वीनियंटली एंड प्रॉफिटेबली। और क्या है, दोज मिनरल्स फ्रॉम विच द मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड कन्वीनियंटली, आसानी से, एंड प्रॉफिटेबली, मतलब सफिशिएंट अमाउंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं भी 1 किलो हमारे पास हमने एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की, उसमें निकला सिर्फ 1 ग्राम। ठीक है। तो वो हो, मतलब कन्वीनियंट होना चाहिए। ठीक है। अब आगे बेटा, ऑल दी ओर्स आर मिनरल। वो तो ऑलरेडी बात है कि सारे ओर्स मिनरल्स तो होंगे बट सारे मिनरल्स और नहीं है। सारे मिनरल्स और क्यों नहीं, क्योंकि कुछ मिनरल्स ही है जिनसे हम मेटल को आसानी से निकाल सकते हैं, उसी को और बोला जाएगा, बाकी सबको मिनरल बोला जाएगा बट उन्हें और नहीं बोला जाएगा। ठीक है। अब गैंग क्या है बेटा, जो भी अनवांटेड इम्प्योरिटीज बच जाती है उन सब इम्प्योरिटीज को, जैसे कि अर्थी पार्टिकल्स हो गए, रॉकी मटीरियल्स हो गया, सैंड हो गया, लाइमस्टोन हो गया, माइका हो गया, इन सभी को हम क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। ठीक है। अनवांटेड इम्प्योरिटीज आर नोन एज गैंग। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। ये बेटा ओर्स के नाम है, कभी कभी ओर का नाम पूछ लिया जाता है। ठीक है। सोडियम को रॉक सोल्ट बोला जाता है, ये उनके फॉर्मूले हैं NaCl। एल्यूमिनियम हमारे पास बॉक्साइड की फॉर्म में है, एल्यूमिनियम मतलब इंपॉर्टेंट है ये भी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड O2H2O। देन उसके बाद मैग्नीशियम पायरोलुसाइड MnO2। जिंक, जिंक बेटा इंपॉर्टेंट है दोनों, कैलामाइन एंड जिंक ब्लेंड। कैलामाइन हमारे पास कार्बोनेट ओर को बोला जाता है एंड ब्लेंड हमारे पास सल्फाइड ओर को बोला जाता है। इसकी आगे एक्सट्रैक्शन भी डिटेल में आएगी, वह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयरन बेटा हेमाटाइट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, Fe2O3 होता है। कॉपर, कॉपर ग्लैंस, कॉपर ग्लैंस इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, Cu2S। एंड देन हमारे पास क्यूपराइट होता है Cu2O। देन मरकरी, मरकरी का और भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड फेमस है Hgs, सीनाबार इसे बोला जाता है। अब बेटा एक्सट्रैक्शन करते हैं। अब एक्सट्रैक्शन क्या है बेटा, मेटल को उसकी ओर से निकालने की प्रोसेस को क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्शन बोला जाता है। ठीक है जी। क्लियर है। अब यहाँ पे है मेटलर्जी। मेटलर्जी भी हमारे पास बेटा बहुत ही अच्छी ब्रांच है ये, इसकी B.Tech मेटलर्जी भी हमारे पास काफ़ी बढ़िया ब्रांच है। ठीक है जी। वो क्या है, मेटल्स की स्टडी, उनके जो भी ओर्स हैं एंड उनकी रिफाइनिंग है, इन सभी की स्टडी, मेटल से रिलेटेड जितनी भी स्टडी है उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, मेटलर्जी बोलते हैं। ठीक है बेटा। अब आगे देखो बेटा, अब मेटलर्जी के बाद हमारे पास क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स प्रेजेंट इन द लो ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। जो नीचे होंगे बेटा वो क्या होंगे, लो रिएक्टिव,
उनको कैसे रिड्यूस किया जाता है? बाय द रिडक्शन ऑफ देयर ऑक्साइड्स बाय हीटिंग लो। सिंपल उसको हीट कर दें, हीट करने के बाद वो क्या हो जाएंगे? एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है। अब जैसे हमारे पास इसकी एग्जांपल क्या है बेटा, मरकरी की हमारे पास क्या करनी है, हमने एक्सट्रैक्शन करनी है। तो क्या है, मरकरी हमारे पास सीनाबार की मतलब ब्लेंड की ओर में होता है। ठीक है जी, सॉरी सीनाबार की अगर मैं हमारे पास बात करूँ तो मरकरी सल्फाइड है, ये है सल्फाइड ओर। इसको हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं। किसी भी चीज़ को मतलब और उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर हम हीट करते हैं, उस प्रोसेस को रोस्टिंग बोला जाता है। तो ये जो सल्फाइड ओर है, ये ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। एंड तो इसको हीट करते जाएंगे, जो ऑक्साइड है वो हमारे पास हीट होने के बाद क्या बनेगा? मरकरी प्लस क्या बन जाएगा? ऑक्सीजन बन जाएगा। ठीक है बेटा। चलो, अब ऐसे ही एक्सट्रैक्शन है हमारे पास कॉपर की। सो हमारे पास कॉपर, कॉपर गलेंस की फॉर्म में होता है बेटा। तो Cu2S हो गया, इसकी जब हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमने हीट किया तो रोस्टिंग की, तो हमारे पास क्या बनेगा? कॉपर टू ऑक्साइड, दैट मीन्स कॉपर टू ऑक्साइड। देन हमारे पास क्या बन जाएगा? हमारे पास यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा भैया। ठीक है बेटा, इतना समझ आएगा, कॉपर वन ऑक्साइड। अब यहाँ पे ये जो कॉपर ऑक्साइड बना है, इसका आगे फिर अब बेटा क्या होता है, पहले स्टेप में ये हमारे पास कन्वर्ट हो गई, कॉपर ऑक्साइड बना। लेट्स सपोज यहाँ पे 100 मोलिक्यूल्स है, वो कन्वर्ट होके क्या बने? हमारे पास 50 मोलिक्यूल कन्वर्ट होके बन गए। ये जो 50 है, ये जो पीछे 50 बच गए ना, उनके साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? अगले स्टेप में हमारे पास कॉपर बनाएगा और हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगी। अब बेटा क्वेश्चन ये आता है कि जो मरकरी की एक्सट्रैक्शन थी उसमें हमने दोबारा सिंपल ऑक्साइड को ही हीट कर दिया, इसी को हीट कर दिया, बट इसमें हमने सल्फाइड के साथ हीट किया। वो इसलिए हुआ क्योंकि बेटा जब हमारे पास गैसेस की टेस्टिंग हुई, तो पिछली वाली जो था मरकरी वाले में, तो यहाँ पे ये देखो, जब यहाँ पे टेस्टिंग हुई तो हमें क्या पता लगा टेस्ट के दौरान कि हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है। तो टेस्टिंग करने के बाद पता लगा कि ये हमारे पास जो ऑक्साइड है वो हीट करके मेटल और का ऑक्सीजन गैस बना रहा है। बट जब यहाँ पे टेस्ट किया तो यहाँ पे ऑक्सीजन गैस ही नहीं निकली। जब हमारे पास वेरियस टेस्ट लगाए गए तो उन वेरियस टेस्ट के बाद ये पता लगा कि सल्फर डाइऑक्साइड है। तो वहाँ से क्या पता लगा कि ये हमारे पास बेटा कॉपर जो ऑक्साइड बनेगा पहले स्टेप में जो थोड़ा सा बनता है, वो दोबारा से सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके ये रिएक्शन बनाएगा। ठीक है बेटा। चलो अब आगे करते हैं बेटा। अब उसके बाद है बेटा, आगे हम जब करेंगे तो वह ये क्वेश्चन है, नेम द ओर ऑफ मरकरी एंड स्टेट द फॉर्म इन विच इट इज़ फाउंड इन नेचर। मरकरी का और बताना और किस नेचर में हमारे पास कैसे प्रेजेंट होता है। राइट द केमिकल रिएक्शन अलोंग विद द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी फ्रॉम इट्स ओर। ठीक है, मरकरी की एक्सट्रैक्शन पूछी हुई है सीधी की सीधी, वो हमने ऑलरेडी कर लिया है। आगे है बेटा, राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस टू एक्सप्लेन व्हाट हैपन्स व्हेन मर्क्यूरिक ऑक्साइड इज हीटेड। जब मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हीट करते हैं तो क्या बनता है बेटा? मर्करी एंड हमारे पास ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाती है। अब मिक्सचर ऑफ क्यूपरस ऑक्साइड एंड क्यूपरस सल्फाइड इज हीटेड, ऊपर हमने किया तो हमारे पास क्या बनता है बेटा? कॉपर बनता है और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। अब आगे है बेटा बी पार्ट इसका, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स प्रेजेंट इन द मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीट। सबसे ज़्यादा बेटा क्वेश्चन आते हैं मिडल के। ठीक है जी। देन उसके बाद हमारे पास सबसे कम क्वेश्चन आते हैं लीस्ट के। ठीक है, अगर मैं एक्सट्रैक्शन की बात करता हूँ, सबसे ज़्यादा आता है मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी, फिर आता है रिफाइनिंग का। ठीक है जी, वो आगे हम करेंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं बाकी। अब मॉडरेटली रिएक्टिव है, तो ये हमारे पास मॉडरेटली रिएक्टिव में हमारे पास क्या होगा? उनकी ऑक्साइड की हम रिडक्शन करते हैं विद कार्बन, एल्यूमिनियम, सोडियम या कैल्शियम। ठीक है। अब मेन क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि हम इनको हमारे पास पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद इनकी रिडक्शन करते हैं, ऐसा क्यों? सीधा का सीधा भी तो रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है, इनकी रिडक्शन जब हम करते हैं, ऑक्साइड से मेटल बनाना ज़्यादा आसान है इन कंपैरिजन टू सिंपल, अगर हम इनकी ओर से बात करो तो इसलिए पहले इनको ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो मतलब जो भी ये होगा जनरली दो फॉर्म में होते हैं, कार्बोनेट एंड सल्फाइड। तो इसको पहले ईजीएस्ट जो वे होता है, तो मतलब ईजीएस्ट जो ऑक्साइड है उसमें कन्वर्ट किया जाता है। चलो, अब यहाँ पे दो प्रोसेस है बेटा, एक है कैल्सिनेशन, एक है रोस्टिंग। अब रोस्टिंग बेटा हम तो आपने ये देखना है, पीनट्स को रोस्ट किया जाता है। ठीक है, और रोस्टिंग जब किया जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किया जाता है। तो यहाँ से आपने याद रखना है, अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट हो रही है तो उस प्रोसेस को रोस्टिंग बोला जाएगा। एंड कैल्सिनेशन क्या है? हीटिंग इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और आप ऐसे भी बोल सकते हैं लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, और इसमें बोल सकते हैं एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये कैल्सिनेशन रोस्टिंग है। अब सी से कैल्सिनेशन है, सी से है कार्बोनेट। सो क्या होगा बेटा, कैल्सिनेशन में हम कार्बोनेट ओर का यूज़ करेंगे, कार्बोनेट ओर है तो उसकी कैल्सिनेशन करेंगे, एंड दूसरा सल्फाइड ओर है तो रोस्टिंग करेंगे। एग्जाम्पल आ गया जिंक कार्बोनेट, जिंक सल्फाइड। रिएक्शन इनकी आगे जिंक कार्बोनेट की कैल्सिनेशन करेंगे, जिंक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड।
एंड जिंक सल्फाइड की हमारे पास क्या करेंगे, रोस्टिंग करेंगे। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। अब डिटेल में करते हैं इनकी एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक है, अब पहले है फ्रॉम जिंक कार्बोनेट। अगर जिंक कार्बोनेट है, हमें पता लग गया कि कार्बोनेट हो रहा है, कार्बोनेट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, कैल्सिनेशन करेंगे बिना ऑक्सीजन से, हम इसको हीट करेंगे, ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, फिर ऑक्साइड से आगे कार्बन ऐड करके, ठीक है, हम क्या करेंगे, जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बना लेंगे, ठीक है। और इसका जो ओर है इसको कैलामाइन ओर बोला जाता है। आगे बेटा एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक, ये हमारे पास जिंक सल्फाइड से बनता है, तो जिंक सल्फाइड मतलब जिंक ब्लेंड इसका ओर का नाम है। तो रोस्टिंग करेंगे क्योंकि सल्फाइड ओर है, ठीक है जी। तो रोस्टिंग मतलब इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट किया जाएगा, तो हमारे पास जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड को आगे कार्बन के साथ रिड्यूस किया जाएगा। देन आगे बेटा नोट कहता जिंक आयरन टिन लेड एंड कॉपर आर ऑल एक्सट्रैक्टेड बाय रिडक्शन ऑफ देयर ऑक्साइड्स विद कार्बन। ये सारे कार्बन के साथ मतलब इनकी ऑक्साइड को कार्बन में ऐड करके कार्बन के साथ इसको रिड्यूस किया जाता है। मैंगनीज एंड क्रोमियम मेटल्स को आर एक्सट्रैक्टेड बाय द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन ऑफ देयर ऑक्साइड्स विद एल्यूमिनियम पाउडर, ठीक है जी। सो हमारे पास मैंगनीज क्रोमियम एंड आयरन ऑल्सो, इनको रिड्यूस किया जाता है विद एल्यूमिनियम पाउडर, ठीक है। अब एक्सट्रैक्शन करेंगे मैंगनीज की, तो मैंगनीज डाइऑक्साइड है, हमने इसको एल्यूमिनियम के साथ हमने रिड्यूस कर दिया, तो मैंगनीज बन गया प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हीट वहाँ पे निकली, ठीक है। इस रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट एक्सोथर्मिक एज वेल एज रिडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। उसके बाद है बेटा एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन मेटल, ठीक है, और इसको थर्माइट प्रोसेस, थर्माइट रिएक्शन या थर्माइट बेल्डिंग भी किया जाता है, बोला जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब इसमें क्या होता है, आयरन ऑक्साइड को एल्यूमिनियम के साथ रिड्यूस किया जाता है, एल्यूमिनियम इसकी जगह ले लेता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बाहर निकल जाता है। आयरन हमारे पास यहाँ पे लिक्विड स्टेट में मतलब मोल्टन स्टेट में होगा। इस रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट एक्सोथर्मिक रेडॉक्स एंड थर्माइट बोला जाता है। आगे बेटा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज के टॉप में हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। अब इनको इलेक्ट्रोलिसिस की हेल्प से हमारे पास रिड्यूस किया सॉरी मेटल में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड्स या ऑक्साइड्स। अब बेटा जब इलेक्ट्रोलिसिस होती है, जो जो हमारा कैथोड होता है वो एक्ट करता है एज ए पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। क्यों, क्योंकि कैथोड हमारे पास इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन सप्लाई करने की वजह से वो हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है जी, क्लियर है बेटा। अब मेटल्स आर ऑलवेज प्रोड्यूस्ड एट दी कैथोड, कैथोड में हमारे पास मेटल प्रोड्यूस होता है, प्योर मेटल जो भी होता है। अब अगर तो बेटा हमने मेटल क्लोराइड यूज़ किया तो क्लोरीन गैस फॉर्म होती है नोड पे, ठीक है। बट अगर हमने क्या किया, मेटल की ऑक्साइड यूज़ की तो ऑक्सीजन गैस फॉर्म होती है नोड पे। कैथोड पे तो मेटल होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर हमने क्लोराइड को किया, यहाँ पे बेटा जनरली जो होते हैं मिडल में, ठीक है, सॉरी टॉप में, वो या तो क्लोराइड की फॉर्म में होते हैं या ऑक्साइड की फॉर्म में होते हैं। तो अगर तो क्लोराइड की फॉर्म में है तो क्लोरीन गैस रिलीज होगी वो नोड पे, और अगर हमारे पास ऑक्साइड की फॉर्म है तो ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी नोड पे, ठीक है। और कैथोड पे हमेशा हमारा मेटल प्रोड्यूस होगा। अब उसके बाद ये है बेटा पोटाशियम सोडियम कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर मोल्टन मेटल क्लोराइड्स। ये सारे जो हैं मेटल क्लोराइड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और जो एल्यूमिनियम मेटल है वो मोल्टन ऑक्साइड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब बेटा एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम, सोडियम की हमारे पास इसी से एक्सट्रैक्शन करेंगे क्योंकि सोडियम हमारे पास बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है, तो NaCl की फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है जी। इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, सोडियम और क्लोरीन गैस की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे कैथोड के ऊपर क्या बनेगा, कैथोड के ऊपर रिडक्शन होगी, जो कैथोड के ऊपर सोडियम मेटल है वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है, रिडक्शन, हमारे पास सोडियम मेटल बन जाएगा, और प्योर मेटल कहाँ पे बनेगा, कैथोड के ऊपर। अब एनोड के ऊपर क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन, क्योंकि लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, क्लोरीन गैस की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब क्वेश्चन करते हैं, वेयर इज आयरन प्लेस्ड इन द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, आयरन कहाँ पे प्लेस होता है रिएक्टिविटी सीरीज में, मिडल में होता है। राइट दी फॉर्म्स इन विच देयर ओर्स आर फाउंड इन नेचर, जनरली ऑक्साइड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब आगे है असर्शन रीजन क्वेश्चन, द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर सल्फाइड ओर्स कैन नॉट टेक प्लेस विदाउट रोस्टिंग, ये सही है बेटा, क्योंकि सल्फाइड और रोस्टिंग से ही होती है, इन्होंने लिखा कैन नॉट टेक प्लेस विदाउट रोस्टिंग, रोस्टिंग के बिना, ऑब्वियस सी बात है, सही है। कहता रोस्टिंग कन्वर्ट्स सल्फाइड और डायरेक्टली इनटू मेटल, ना डायरेक्टली मेटल में तो नहीं करते, पहले ऑक्साइड में करते, तो ये गलत हो गया, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज रॉन्ग। अब आगे है, कहता टू ओर्स X and Y वर टेकन ऑन हीटिंग दिस ओर्स इट वाज ऑब्जर्व दैट
और एक्स गिव कार्बन डाइऑक्साइड और वाई गिव सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये कार्बोनेट और होगा इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सल्फाइड और होगा इसलिए सल्फर डाइऑक्साइड है। ठीक है जी, हमारे पास है। इनका स्टेप लिखने हैं, स्टेप को आप ऊपर से देख सकते हो हमारे पास हम कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है जी, जिंक की हम ले सकते हैं, जिंक कार्बोनेट एंड जिंक सल्फाइड। आगे है जी, कहता है नेम द ओर ऑफ मर्करी एंड स्टेट द फॉर्म्स इन विच इट इज़ फाउंड इन नेचर। राइट द केमिकल इक्वेशन अलोंग विद द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शंस इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मर्करी। सीनावार और है उसकी पूरी मतलब एक्सट्रैक्शन को पूछा गया, तो आप पीछे जाकर देख सकते हो। कार्बन कैन नॉट बी यूज एज अ रिड्यूसिंग एजेंट टू ऑब्टेन एल्यूमिनियम फ्रॉम एक्सेट्रा। हमने मैं पीछे डिस्कस किया ना कि एल्यूमिनियम को हमारे पास जो है मतलब कार्बन ही यूज़ कर सकते हैं एल्यूमिनियम की जगह। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम हमारा क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है कार्बन से, इसलिए हम एल्यूमिनियम मतलब उसको यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, कार्बन को यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि एल्यूमिनियम ही ज़्यादा रिएक्टिव है। चलो आगे है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। अब रिफाइनिंग प्रोसेस में ना बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, जो पीछे हमने इलेक्ट्रोलिसिस की है ना वही रिफाइनिंग है, ये रिफाइनिंग अलग है बेटा। रिफाइनिंग क्या है, अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल बताऊंगा, कॉपर की रिफाइनिंग है। ठीक है, पीछे हमने NaCl को सोडियम हाईली रिएक्टिव जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम करते हैं, बट कॉपर तो नीचे होता है, तो कॉपर की हमारे पास रिफाइनिंग क्यों हो रही है? अगर तो वही क्वेश्चन होता है तो मतलब रिफाइनिंग और पीछे जो इलेक्ट्रोलाइटिक हमने की है प्रोसेस, वो हमारे पास एक दूसरे के साथ लिंक्ड नहीं है। रिफाइनिंग प्रोसेस क्या है, इम्प्योर मेटल को प्योर करना। ठीक है जी, और इसमें जो मोस्टली हम वाइडली यूज़ करते हैं वो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग यूज़ करते हैं। ठीक है, ये देखो कॉपर, जिंक, टिन, लेड, क्रोमियम, निकल, सिल्वर, गोल्ड, ये सभी मेटल की इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग की जाती है। ठीक है, तो पीछे मत देखना भी हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स है, तो वो इसमें नहीं है बेटा, वो ये नहीं है। ये इम्प्योर से प्योर बनाने की प्रोसेस है और वो हमारे पास एक्सट्रैक्ट करने की प्रोसेस है। अब तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा ये क्वेश्चन जो है, NCERT की नोटबुक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग है कॉपर की, हमने क्या करना है बेटा, कैथोड और एनोड है, हमने एनोड पे क्या करना है, मेटल बनाना है। ठीक है जी, अब एनोड पे हमने क्या लेना है, इम्प्योर जो मेटल हमारा है उसकी स्ट्रिप लेनी है हमारे पास। देन प्योर मेटल की स्ट्रिप हमने कैथोड के ऊपर लेनी है, छोटी सी पतली सी स्ट्रिप लेनी है। अब क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे हमने ये सोल्यूशन लेना है बेटा, ये जो है वो हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होगा। अब कौन सा सोल्यूशन लेना, जिस मेटल की आपने क्या करनी है, रिफाइनिंग करनी है, उसी मेटल का इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन लेना है। अब यहाँ पे हम कॉपर का कर रहे हैं, कॉपर की दोनों इलेक्ट्रोड्स है, तो हमने कॉपर का ही इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन कॉपर सल्फेट लिया है एसिडिफाइड फॉर्म में। ठीक है, इस टैंक को इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक बोला जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल वाले को एनोड बोला जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल वाले को कैथोड बोला जाएगा। प्योर मेटल हमेशा कैथोड पे बनेगा। क्या होगा कैथोड पे, कैथोड पे हमारे पास क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन होगी, मतलब रिडक्शन होगी, इलेक्ट्रॉन गेन होगी, कॉपर मेटल की फॉर्मेशन हो जाएगी, इसलिए कैथोड के ऊपर उसकी लेयर जमती जाएगी, मतलब वो मोटा होता जाएगा। और एनोड पे क्या होगा बेटा, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन है, ये हमारे पास बाहर चला गया, कॉपर 2 पॉजिटिव, साथ में क्या आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बेटा, वो तो इसलिए ये क्या होता जाएगा, पतला होता जाएगा, श्रिंक होता जाएगा। ठीक है, और इसकी जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है वो एक साइड में इकट्ठी हो जाएंगी, उसे हम क्या बोलते हैं, एनोड मड बोलते हैं। ठीक है, जो इम्प्योरिटीज़। चलो अब आगे करते हैं बेटा। ये बेटा आपको NCERT की बुक में टेबल मिल जाएगा, बट ये टेबल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एक्सट्रैक्शन करने के बाद आप चीज़ करना, और हमारे पास 3 कैटेगरी में है, हाई, मिडल एंड लो। हाईली को हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं मोल्टन क्लोराइड और ऑक्साइड से। ठीक है, मिडल वाले से 2 प्रोसेस है, या तो कार्बोनेट और होगा या सल्फाइड और होगा। कार्बोनेट हो रहा है तो सी से कार्बोनेट, सी से कैल्सिनेशन तो कैल्सिनेशन करेंगे, सल्फाइड हो रहा है तो रोस्टिंग करेंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन यूज़ होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन यूज़ नहीं होता है। दोनों को जब हम करेंगे तो उसके बाद हमारे पास ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाएगी, ऑक्साइड की रिडक्शन करेंगे, वहाँ से मेटल बन जाएगा, और उसके बाद उसकी प्योरीफिकेशन करेंगे। ठीक है, और जो लो होगा वो सल्फाइड और में प्रेजेंट होता है और उसकी रोस्टिंग होती है। रोस्टिंग है तो हमारे पास वहाँ से हमारे पास मेटल की फॉर्मेशन हो जाएगी डायरेक्ट। ठीक है जी, कोई मेटल ऐड करने की जरूरत नहीं, सीधा और इसकी हमारे पास क्या हो जाएगी, मेटल की एक्सट्रैक्शन हो जाएगी, देन उसके बाद उसकी रिफाइनिंग हम कर लेंगे। अब बेटा आगे क्वेश्चन दिया है, the metals produced by various reduction processes are not very pure. They contain impurities which must be removed to obtain pure metal. The most widely used method is electrolytic refining. सीधा का what is the cathode and anode made of in the refining of। ठीक है, कैथोड हमारे पास क्या होता है, थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल, एंड एनोड हमारे पास क्या होता है, इम्प्योर मेटल। ठीक है जी, नेम द सोल्यूशन यूज, जिस मेटल का हमने यूज़ करना है उसी का इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन यूज़ करना है। अब यहाँ कॉपर पूछा है तो कॉपर का इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन जनरली हम यूज़ करते हैं कॉपर सल्फेट। हाउ कॉपर गेट्स रिफाइंड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास। अब इस पूरी प्रोसेस को आपने विद रिएक्शन एनोड कैथोड पे लिख देना। ठीक है, आगे है बेटा अगला टॉपिक हमारा क्रोजन।
अब क्रोजन क्या है बेटा, स्लो हीटिंग अप ऑफ एनी मेटल इज नोन एज क्रोजन। मतलब जो मेटल है वो थोड़े थोड़े टाइम के बाद धीरे धीरे क्या होता है, खराब होता जाता है, ठीक है, उसके ऊपर लेयर जमती जाती है, उस प्रोसेस को क्रोजन बोला जाता है। एंड आयरन हमारे पास क्रोजन की एक पर्टिकुलर केस है। आयरन की क्रोजन को हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं, ठीक है जी। तो क्रोजन ऑफ आयरन मेटल इज नोन एज रस्टिंग। रस्ट क्या होता है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, फॉर्मूला क्या होता है Fe2O3.XH2। अब एक्स क्यों है बेटा, क्योंकि वाटर की अमाउंट अलग कम ज़्यादा हो सकती है, इसलिए वहाँ पे जनरल एक्स आ गया। अब उसकी कंडीशंस क्या है, एयर होनी जरूरी है और हमारे पास वाटर के प्रेजेंस में होना क्या है जरूरी है, मॉइस्चर प्रेजेंट होना जरूरी है। प्रिवेंशन क्या है, पेंटिंग कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं, ग्रीजिंग कर सकते हैं, या गैल्वनाइजेशन। गैल्वनाइजेशन में मतलब जिंक मेटल की कोटिंग की जाती है, या उसे अलॉय किया जाता है, स्टेनलेस स्टील बना दिया जाता है, ठीक है बेटा। अब आगे बेटा क्रोजन ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की क्रोजन। अब एल्यूमिनियम वेसल्स क्या होते हैं बेटा, डल हो जाती हैं उनके थोड़े टाइम के यूज़ करने के बाद। क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड ओवर इट, ठीक है। अब आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस, हालांकि मैंने पहले भी इसको पीछे भी डिस्कस कर लिया है, एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग क्या है बेटा, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट बाय मेकिंग इट। अब बेटा एल्यूमिनियम एक प्रोसेस होती है, एल्यूमिनियम क्या करता है कुछ टाइम के बाद अपने ऊपर एक लेयर बना लेता है, वो जो लेयर बनती है वही इसको प्रोटेक्ट करती है आगे फर्दर, मतलब हमारे पास जो वीर एंड टीयर जो डे टू डे लाइफ से होते हैं, ठीक है जी, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। अब ये एनोडाइजिंग एक प्रोसेस है जिससे हम क्या करते हैं, इसकी रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं। तो हम क्या करें, इलेक्ट्रिसिटी पास करके, इलेक्ट्रोलिसिस पास करके डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड में हम इस प्रोसेस से हमारे पास वो चीज़ को सोर्ट करते हैं, ठीक है बेटा। तो ये एनोडाइजिंग प्रोसेस है। इसमें लेयर को, अच्छा ये भी क्वेश्चन आता होता है कि लेयर को थिक कैसे कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रोलिसिस हमारे पास उसकी करके हमारे पास उसे थिक किया जाता है, ठीक है जी, उससे बचाने के लिए। देन आ गया बेटा क्रोजन ऑफ कॉपर, दैट्स मीन कॉपर टार्निश हो जाता है, ठीक है जी, उसके ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग जम जाती है। वो क्यों जमती है, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड, दोनों का मिक्सचर होता है, उसकी वजह से ग्रीन कलर आता है कोटिंग, ठीक है। अब है एक्सप्लेन वाई व्हेन अ कॉपर ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन डैम्प एयर फॉर अ कंसिडरेबल टाइम अ ग्रीन कोटिंग इज फॉर्म्ड ऑन इट्स सरफेस बट इज दिस प्रोसेस नोन एज, ठीक है जी। क्रोजन प्रोसेस बोल सकते हैं या ऑक्सीडेशन भी आप लोग बोल सकते हो इसको, ठीक है, तो यही पूछा गया है। ऐसे है क्रोजन ऑफ सिल्वर, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर आएगा बेटा यहाँ पे, कॉपर की जगह ना यहाँ आ जाएगा सिल्वर, ठीक है। अब जब सिल्वर ऑब्जेक्ट को हम करते हैं ये ब्लैक हो जाता है, ठीक है, वो याद रखना, ब्लैक हो जाता है कुछ टाइम के बाद। वो ब्लैक इसलिए होता है Ag2S, सिल्वर सल्फाइड की फॉर्मेशन की वजह से होता है ब्लैक, ठीक है। वो क्यों होता है, अब आप सोचोगे कि हमारे पास तो एयर है, तो उसके अंदर हमारे पास मॉइस्चर वगैरह या जो भी है, तो हमारे पास ऑक्सीजन ऑक्साइड की लेयर बननी चाहिए, पर यहाँ पे सल्फाइड की लेयर क्यों बनती है, क्योंकि उसमें बेटा थोड़ा बहुत अमाउंट ऑफ क्या होता है, सल्फर प्रेजेंट होता है इन दी फॉर्म ऑफ सल्फर, मतलब सॉरी, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। वो रिएक्ट करता है मेटल के साथ, सिल्वर के साथ, इसलिए हमारे पास सिल्वर सल्फाइड की फॉर्मेशन होती है जिसका ब्लैक कलर होता है, ठीक है। चलो आगे करते हैं। एक्सप्लेन एनी टू मेथड डेट आर एम्प्लॉय टू प्रिवेंट रस्टिंग क्रोजन ऑफ मेटल, ठीक है जी, कोई भी हमारे पास प्रोसेस हमने वो चीज़ बतानी है बेटा, तो ये हमारे पास आप ऑलरेडी कर लोगे बेटा, ये तुम आपका होमवर्क मान के चलो। अब उसके बाद है बेटा अलोइज। सो अलोइज आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और नॉन मेटल। होमोजीनियस का मतलब क्या है, सेम सेम हमारे पास उसकी क्या होती है, कंसंट्रेशन होती है सब जगह, ठीक है जी। पूरे वहाँ ऐसा नहीं है कि ये हमारे पास एक पूरे का पूरा लोहे है तो यहाँ पे कंसंट्रेशन कुछ और यहाँ पे कुछ और, सेम कंसंट्रेशन होगी, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, उसे होमोजीनियस बोला जाता है। सो किसी भी दो मेटल या नॉन मेटल का होमोजीनियस मिक्सचर होता है, और इनकी प्रॉपर्टी जिस मेटल और नॉन मेटल से ये मिलके बनता है उनसे डिफरेंट होती है, ठीक है। अब एग्जाम्पल आ जाती है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है बेटा, इनमें से एक एग्जाम्पल पूछ लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट क्या है, लास्ट ईयर भी इसका क्वेश्चन आया था, या उससे लास्ट ईयर शायद। स्टील में हमारे पास क्या करते हैं, आयरन में कॉपर ऐड, सॉरी कार्बन ऐड करते हैं, और स्टेनलेस स्टील में निकल और क्रोमियम ऐड करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद है ब्रास, ब्रास में कॉपर और जिंक, और ब्रोंज में कॉपर और टिन, ये दोनों बेटा एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। इसको याद करने का तरीका बताता हूँ। जिसमें एस आ गया बेटा उसमें जिंक आएगा, और जिसमें जेड आ गया उसमें एस आएगा, मतलब टिन आएगा, उल्टा आएगा ये, ठीक है, याद रखना। ठीक है, याद रखने का तरीका बेटा अब सबका अपना अलग हो सकता है, मैं जैसे याद किया मैंने आपको वो बताया। सो ब्रास में एस आ रहा है तो ब्रोंज में मतलब टिन आएगा एस वाला, और इसमें जेड आ रहा है तो मतलब ऊपर वाले में जेड एंड जिंक आएगा, ऑपोजिट आएगा, ठीक है। ऐसे ही सोल्डर, जो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग किया जाता है, इलेक्ट्रिक वायर्स को वेल्ड किया जाता है, वो हमारे पास सोल्डरिंग की वजह से होता है, और इसमें क्या होता है बेटा, लेड और टिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब अमलगम, अमलगम बेटा क्या होता है, मरकरी का अलॉय होता है विद एनी मेटल, फॉर एग्जांपल अगर सोडियम साथ में है तो वो है सोडियम मरकरी अमलगम।
सो अमलगम इज एन अलॉय ऑफ मर्करी मेटल, दैट मीन उसमें वन जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट एक जो होगा वो हमारे पास मर्करी होगा। अब आगे बेटा एलॉय ऑफ गोल्ड, गोल्ड एलॉय है 24 कैरेट गोल्ड, प्योर गोल्ड है, और इससे हमारे पास ज्वेलरी हम नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, वो हमारे पास मुड़ जाता है जब हम ज्वेलरी बनाते हैं, इसलिए हम इसका यूज़ नहीं करते ज्वेलरी में। उसको एलॉय किया जाता है विद कॉपर और सिल्वर, दोनों में से एक। ठीक है। अब यहाँ पे बेटा 22 कैरेट गोल्ड, 20 कैरेट गोल्ड, 18 कैरेट गोल्ड। 22 कैरेट गोल्ड कैसे बनता है? इसको अलॉय बनाया जाता है, इसमें 22 पार्ट क्या होते हैं प्योर गोल्ड के, और जो 2 पार्ट होता है वो या तो कॉपर होगा या सिल्वर होगा। एंड सिमिलर वे 20 कैरेट का मतलब क्या है, 20 पार्ट होंगे हमारे पास प्योर गोल्ड के, और जो 4 पार्ट बच गए वो हमारे पास कॉपर या सिल्वर। एंड इन दी सिमिलर वे 18 कैरेट गोल्ड मीन्स 18 पार्ट्स जो होंगे वो गोल्ड के होंगे। एंड जो बाकी हमारे पास जो 6 पार्ट होगा वो हमारे पास क्या होगा, या तो कॉपर होगा या हमारे पास क्या होगा, सिल्वर होगा। ठीक है बेटा। अब उसके बेस पे हम क्वेश्चन करते हैं आगे। असर्शन क्या है, द मेटल्स एंड अलॉयज आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेटा अलॉय तो गुड कंडक्टर होते ही नहीं इलेक्ट्रिसिटी के। दूसरा क्या है, ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, जिसमें जेड आ गया उसमें टिन आएगा बेटा। ठीक है, जो मैंने सिखाया था। एंड इट इज़ नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चलो मतलब ये तो सही है हमारे पास, गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का नहीं। सो असर्शन इज रॉन्ग एंड रीजन इज ट्रू। ठीक है। अब आगे एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन दिया है, ध्यान से पढ़ना इसको। Alloying is a very good method of improving the properties of metals. Most of the metallic objects, cooking utensils, ornaments, coins, guns, etc. are made up of alloys. It is because pure metals are generally very soft and have low melting points. For example, iron is the most widely used metal, but it is never used in its purest form to make cooking pans because it is very soft in its purest form. So it is corrosive and easily stretches when hot. सो बेटा ये आपको पूरी की पूरी स्टोरी टाइप में दिया है। आजकल ऐसा क्वेश्चन सीबीएसई डालती होती है। ठीक है जी, एक दो क्वेश्चन के, ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही डालती होती हैं। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपके पास है क्या बेटा, व्हाट इज़ एन एलॉय। सीधा आपको एलॉय पूछा गया तो ऊपर कोई लिंक ही नहीं है, एलॉय की डेफिनेशन दे देनी है। इट इज़ एन होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स और नॉन मेटल्स। आगे है बेटा राइट दी कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्रोंज। ब्रोंज में हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट लिख देना, ब्रोंज मतलब कॉपर, और जिसमें जेड आ गया वहाँ पे क्या होता है, टिन होता है, एस वाला। और ब्रास में क्या होता है, उसमें एस आ गया तो उसमें कॉपर के साथ क्या होगा बेटा, जिंक होगा। अब आगे है हाउ इज स्टेनलेस स्टील मेड। स्टेनलेस स्टील कैसे बनता है बेटा, जब हम निकल और क्रोमियम ऐड कर देते हैं आयरन में, पीछे आप जाके देख सकते हो। लिस्ट 2 प्रॉपर्टीज इन विच इट इज डिफरेंट फ्रॉम आयरन। रेजिस्टेंस टू करोजन है बेटा भाई। ठीक है, जो रस्टिंग नहीं उसकी होती। ठीक है, लाइफ उसकी थोड़ी बढ़ जाती है, ये उसकी प्रॉपर्टीज है। आगे है बेटा व्हाट इज सोल्डर। सोल्डर क्या है बेटा, सोल्डर इज एन अलॉय ऑफ लेड एंड टिन, मतलब अलॉय है लेड और टिन का सोल्डर। राइट इट्स मेन यूज स्टेटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ सोल्डर विच मेक्स इट सूटेबल फॉर इट्स फॉर दिस स्पेसिफिक यूज़। मतलब सोल्डर की ऐसी प्रॉपर्टी बतानी है जो उसको, पहले तो एक यूज़ बताना है, और उस यूज़ की कौन सी प्रॉपर्टी है जो उस यूज़ के लिए उसको सफिशिएंट बनाती है, मतलब स्पेसिफिक यूज़ के लिए उसको गुड बनाती है। तो ये हमारे पास वेल्डिंग इलेक्ट्रिक वायर्स को वेल्ड करने के लिए यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, तो हमारे पास क्या होता है, जल्दी पिघल जाती है। इसके बाद हमारे पास क्या करते हैं, उसको मेल्ट करके इलेक्ट्रिक वायर्स को वेल्ड करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 3 हमारे पास डन हो गया है। अब हमारे पास सिर्फ एक ही चैप्टर रहेगा, कार्बन एंड कंपाउंड्स। सो वो भी मैं आपको जो नेक्स्ट वीक है उसमें हमारे पास कोशिश करूँगा कि पूरी की पूरी सारी वीडियोस बना दूँ। सो बेटा इन सारी वीडियोस को आप देखना, ये मैंने स्पेशली बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई हैं। सो अगर आप ये सारी वीडियोस को देख के जाते हो तो मैं आपको श्योरिटी के साथ बोलता हूँ कि आपके केमिस्ट्री में कोई क्वेश्चन हमारे पास नहीं रहेगा जो इससे बाहर आएगा बेटा। ठीक है जी। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स बेटा। बाय बाय, टेक केयर।